नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस चैनल में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंसर गुलाटी गुम्मत। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पुनः अवतरित होने का ये दिन सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने की देता है प्रेरणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर एकता और सद्भाव का दिया संदेश। बेहतर भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए किया जागरूक। दुनिया भर में ईस्टर डे को मनाया जा रहा है पावन पर्व के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देशवासियों को ईस्टर के पावन अवसर पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने इस पवित्र दिन को बताया आशा और नवजीवन का उत्सव। लोगों के जीवन में शांति, खुशी और उज्ज्वलता की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व उप प्रधानमंत्री के योगदान को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान सदैव रहेगा स्मरणीय। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का करेंगे दौरा। कूच बिहार जिले की 8 सीटों और अलीपुरद्वार जिले के 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। पीएम ऐतिहासिक रासमेला मैदान में सभा को भी करेंगे संबोधित। रैली के दौरान विकसित पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के दृष्टिकोण की रूपरेखा करेंगे पेश। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे कल शाम चेन्नई पहुंचे। आर्मेनिया के रास्ते लाया गया भारत। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत चलाया गया अभियान। विदेश मंत्री ने मछुआरों की वापसी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति जताया आभार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने केरल में चुनावी रैली के दौरान कोझिकोड में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू के समर्थन में किया रोड शो। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। दौरे के दौरान भाजपा नेता अमित शाह एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टकड़ा में भी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तिरुवनंतपुरम में थम्पनूर में पार्टी के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, राज्य में आलू किसान परेशान, सरकार किसानों की समस्याओं को कर रहे नजरअंदाज। समिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार की तुलना बाबा राज से की। कहा, इस बार चुनाव के बाद राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा नेता रवि किशन ने अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा, विकास कार्य चाहती है बंगाल की जनता। रवि किशन ने बंगाल के बदलाव के बारे में बात की और कहा कि वहां बदलाव की लहर है और इस बार राज्य में बनेगी भाजपा की सरकार। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भी लगाया जोर। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी आज रायना, गुस्सावा और सतगछिया में करेंगे जनसभा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी। सूची में 5 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल। दमदम उत्तर सीट से सौरभ सिकदर, कृष्णनगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी से अनुपम विश्वास को दिया गया टिकट। मध्यग्राम से आनंदे राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व सीट से रुद्र प्रसाद बनर्जी को चुनावी रण में उतारा गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बसीरहाट उत्तर, बेहाला पूर्व और विष्णुपुर एससी की सीट से उम्मीदवार बदले। राज्य की 294 सीटों के लिए 292 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। बीजेपी नेता जेपी नड्डा आज केरल और असम में करेंगे चुनावी प्रचार। केरल के तिरुवनंतपुरम में वो स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से करेंगे मुलाकात। असम में चुनाव प्रचार के तहत भाजपा नेता जेपी नड्डा देंगे जीत का मंच। आज शाम 4:30 बजे कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में करेंगे चुनाव प्रचार। तिरुवनार में करेंगे रोड शो। नितिन नवीन चुनावी प्रचार के दौरान मनावेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सांगठनिक बैठक।
पुडुचेरी में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 60% स्थानीय आरक्षण का किया दावा। बीजेपी के घोषणा पत्र में फसल के नुकसान को सुनिश्चित करना है 20 सूत्री घोषणा पत्र का लक्ष्य। गैस आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 5 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए अब एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और किराएदारों को दी बड़ी राहत, पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। केरलम के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े बहुचर्चित मामले पर 7 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे बेंच का नेतृत्व। मामला केवल सबरीमला तक सीमित नहीं, व्यापक संवैधानिक मुद्दे भी शामिल। धार्मिक अधिकार बनाम समानता के अधिकार पर अहम फैसला संभव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 4 पर्यटकों की मौत, 14 घायल। जालौरी दर्रे से लौटते समय हुआ हादसा। घायलों को बाजार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर व्हाइट पेपर किया जारी। 80,000 करोड़ से अधिक जीएसटी मुआवजा मिलने के बावजूद खजाना खाली होने पर उठाए सवाल। मार्च 2026 तक 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा तमिलनाडु के राज्य का कर्ज। डीएमके ने केंद्र के आरोपों को किया खारिज। विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दा बना बड़ा राजनीतिक विवाद। भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कर रहा है काम। स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे करीब 1500 एआई कैमरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी प्रोजेक्ट की जानकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। हर कर्मचारी और वेंडर को आईडी कार्ड और जैकेट पहनाना अनिवार्य। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे नए साइनेज। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ हिमपात। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते कई अहम सड़कें बंद। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश। लगातार बारिश के बाद ओलावृष्टि से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की फसल को भारी नुकसान। कई राज्यों में ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों को हुए भारी नुकसान का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया संज्ञान। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा के लिए दिए गए निर्देश। संकट की घड़ी में किसानों के साथ है मोदी सरकार। कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। केंद्र सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 398 करोड़ रुपए की परियोजना को दी मंजूरी। रेल मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और रतलाम डिवीजन्स में 1929 किलोमीटर मार्ग पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। स्टार्टअप संचालित टेक्नोलॉजीज और उत्पादों की प्रदर्शनी की समीक्षा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान में उद्यम शुरू करने से पहले कहीं अधिक अब इसे आसान बनाया गया, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यवर्धन, बाजार तक सही पहुंच और मजबूत उद्योग संबंधों की आवश्यकता है। भारत का दवा निर्यात पिछले वित्त वर्ष में के फरवरी तक सालाना आधार पर 5% की वृद्धि के साथ 28 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। भारतीय दवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक के राजा भानु ने कहा कि इस क्षेत्र का वर्तमान मूल्य करीब 60 अरब डॉलर और 2030 तक इसके 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार पीएनजी के विस्तार में तेजी आई। मार्च 2026 से अब तक 3.42 लाख नए पीएनजी कनेक्शन गैसिफाइड किए जा चुके हैं, जबकि 3.7 लाख नए रजिस्ट्रेशन भी दर्ज किए गए। सरकार ने कांडला में महत्वपूर्ण बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 132 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वक्त ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद का स्वागत। अब रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन में मजबूत मांग, जीएसटी दरों में कटौती और कई नए मॉडल्स के लॉन्च के कारण पैसेंजर व्हीकल उद्योग में इस दौरान 7.7 से 9% की वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भू राजनीतिक तनाव के बीच देश में रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, पर्याप्त, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादक किसानों को अब हर महीने औसतन 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ हो रहा है, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा। इस संबंध में शनिवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने जारी किया बयान। एचडीएफसी बैंक के ऋण में मार्च तिमाही के दौरान 12% की वृद्धि हुई, जो अब तक 29.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान बैंक का कुल जमा 14.4% बढ़कर 31 लाख करोड़ के पार, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 27 लाख करोड़ रुपए था। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पिछले हफ्ते में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत 1,49,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते की गिरावट देखने को मिली, जिससे चांदी की कीमत में 2,32,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर यह पहुंची। अमेरिकी सेना ने ईरान की दुर्गम पहाड़ियों में एक ऑपरेशन चलाकर अपने लापता कर्नल रैंक के अधिकारी को सुरक्षित बचाने का किया दावा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे जांबाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने का या स्ट्रेट खोलने के लिए अब सिर्फ 48 घंटे शेष। वहीं ट्रंप ने पहले ही ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने ये युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की बात दोहराई। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम को किया खारिज। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने कहा कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा। वहीं अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हैं। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने चेतावनी दी कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नर्क में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेहरान में किए गए भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को किया गया खत्म। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो किया साझा। सैन्य नेताओं को मारे जाने को लेकर बात भी कही है। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ट्रंप ने अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट प्रस्ताव भेजा। रक्षा बजट 2027 के लिए उन्होंने रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट किया प्रस्तावित। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया बजट दस्तावेजों को देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए शक्ति की नीति पर चलते हुए अमेरिका की सैन्य शक्ति को नए शिखर पर ले जाना चाहते हैं। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध लगातार और ज्यादा आक्रामक। आज ईरान ने इजरायल पर कई मिसाइलें दागी। इस बात की पुष्टि इजरायली सेना द्वारा की गई। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच ईरान के महशर पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इजरायल ने किया हमला। इलाके में भीषण आग और धुएं के गुबार देखे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 5 लोग घायल। फिलहाल प्रशासन का आग पर काबू पाने का दावा। हमले की जिम्मेदारी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ली। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को एक कड़े शब्दों में पत्र लिखकर हालिया अमेरिका और इजरायली हमलों पर जताई गंभीर चिंता। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े रेडियोलॉजिकल खतरे को जन्म दे सकते हैं। वहीं हर परमाणु संयंत्र के पास चौथा हमला होने के बाद स्थिति और अधिक गंभीर। यमन के हूती विद्रोही समूह के शनिवार को इजरायल पर बड़े हमले का दावा। सैन्य प्रवक्ता याह्या सारे ने कहा कि यह हमला तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर और दक्षिणी इजरायल के सैन्य ठिकानों पर किया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष अभी भी जारी। इस बीच ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ, काफी नुकसान इसकी वजह से। वहीं कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा कि ड्रोन हमले के बाद उसके शुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच हुए हमलों में 10 लोग मारे गए। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में दर्जनों लोग घायल।
ये हमले उस समय हुए जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत के लिए इस्तांबुल गए। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर 286 ड्रोन दागे, जिनमें से 260 ड्रोनों को उसने मार गिराया। वहीं नेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में निकोपोल में 5 लोग मारे गए, 19 घायल। वहीं सूमी में 11 अन्य लोग घायल। गाजा के मध्य क्षेत्र में इजरायली हवाई हमले में एक कार को बनाया गया निशाना। क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। हमास और इजरायल संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं, जबकि गाजा में जारी अभियान की वजह से व्यापक मानवीय संकट और विस्थापन के हालात बने हुए हैं। अफगानिस्तान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भयंकर तबाही। पिछले 10 दिनों में 77 लोगों की जान जा चुकी है, 137 लोग घायल। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदियों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। अब तक 793 घर पूरी तरह तबाह, 337 किलोमीटर सड़कें नष्ट। आने वाले दिनों में और अधिक बारिश का पूर्वानुमान, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेंट डेनिस इलाके में नस्लवाद के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाल ही में चुने गए शहर के पहले अश्वेत मेयर बेली बगायो के खिलाफ टीवी और सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियां की गईं। 15 मार्च को ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले बागायोको पर हुए व्यक्तिगत हमले ने पूरे फ्रांस में आक्रोश की लहर पैदा की। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग मेयर के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इतिहास रचने की तैयारी में। 4 अंतरिक्ष यात्री अब धरती से ज्यादा चांद के करीब पहुंचे। सोमवार को लूनर फ्लाई बॉय के लिए बिल्कुल तैयार। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान ये क्रू डीप स्पेस के 53 मिनट तक चलने वाले एक बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण को भी देखेगा। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिशन आने वाले 50 सालों में चांद पर इंसानों के बसने और वहां काम करने का रास्ता पूरी तरह साफ करेगा। यूरेशिया में जारी संघर्ष के बीच पोप लियो ने शनिवार को सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित विशेष प्रार्थना के दौरान दुनिया भर में कैथोलिक्स में शांति की दिशा में काम करने का आह्वान किया। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने शनिवार को ग्रान कनारिया के तट से 47 प्रवासियों को बचाए। समूह में 44 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल, जिन्हें एक केनो में पाया गया, जो आइलैंड के दक्षिण में लगभग 37 मील की दूरी पर था। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। चेन्नई की टीम का अब तक नहीं खुला जीत का खाता। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में जीत का दौर जारी। शनिवार को खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को रोमांचक भिड़ंत में 6 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं ध्रुव जुरैल ने 75 रन की पारी खेली। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। दिल्ली ने सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में शनिवार को भारत के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन सांझार ताशकेनबे को 50-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में अंकुशिता बोरो ने कजाकिस्तान की लारा येसेनकेल्दी को 4-1 से हराकर अंतिम 4 में बनाई जगह। भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक किया अपने नाम, लगाई 8.15 मीटर की कूद। एफए कप सेमीफाइनल में पहुंची चेल्सी की टीम। क्वार्टर फाइनल में पोर्टवेल की टीम को 7-0 से दी शिकस्त। मैनचेस्टर सिटी की टीम ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल की टीम को 4-0 से हराया। मैच में देखा अर्लिंग हालांड का जोर। मैच में लगाई हैट्रिक। क्लब और देश के लिए खेलते हुए सीजन में अपने गोल की संख्या को पहुंचाया 45। साउथहैम्पटन की टीम ने भी खुद को एफए कप के सेमीफाइनल में पहुंचाया। अंतिम मैच में आर्सेनल की टीम को 2-1 से पराजित किया। 2021 के बाद ये पहली बार है कि सेमीफाइनल में उन्हें जगह मिली। चार्ल्सटन ओपन के फाइनल में पहुंची अमेरिका की जेसिका पेगुला। सेमीफाइनल में हमवतन खिलाड़ी ईवा जोविच को 6-4, 5-7, 6-3 से हराया। यूक्रेन की यूलिया स्टारोडुब्सेवा भी पहुंची प्रतियोगिता के फाइनल में। सेमीफाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज को 6-1, 6-4 से दी मात। कोलंबिया की मारिया जोस मारिन ने रचा इतिहास। ऑगस्टा नेशनल वुमेन्स एमेच्योर खिताब जीतने वाली बनी पहली दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी। और फिलहाल एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।